नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। रेलवे पीएसयू में इंजीनियर की भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली मिनी रतन कंपनी राइट्स लिमिटेड ने नया भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। कंपनी की तरफ से कुछ दिनों पहले जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड्स में कुल 170 इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार राइट्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट recruit.rights.com पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 26 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तीसरे चरण के चुनाव के बाद जारी हुए एग्जिट पोल। बीते दिन विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को पूरा करवाया गया, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों का समापन सफलतापूर्वक करवा दिया गया है। वहीं चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल जारी किए गए। रिपब्लिक टीवी जन की बात की जाए तो एग्जिट पोल में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाते हुए 138 सीटें दी गई हैं। वहीं एबीपी सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन के लिए 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले चुनाव के मुकाबले जदयू का वोट शेयर 5% कम दिख रहा है, जबकि राजद पिछले चुनाव से वोट परसेंटेज के मामले में फायदे में नजर आ रही है। जिसके बाद एनडीए को 116, यूपीए को 120, वहीं लोजपा को 1 और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर्स ने लगाया है। इसके साथ ही इंडिया टुडे एक्सेस के सर्वे में बिहार के 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। बोधगया के महाबोधि टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है और विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। पहला मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी से है। यह सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंट से बनाया गया था। अभी भी भारत में गुप्तकालीन अवधि से खड़ा है। मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है और इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय शैली में बनाया गया है। इसमें पूर्व और उत्तर की ओर से प्रवेश द्वार है और कम तहखाने हैं, जिसमें हनीस्कल और गीज डिजाइन के साथ सजावट की गई है। पटना में गंगा घाट पर ही होगा छठ। कोरोना के माहौल में दुर्गा पूजा के आयोजन पर लगी रोक के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब छठ पूजा पर भी कोरोना का ग्रहण लग सकता है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के बाद अब छठ पूजा के आयोजन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना के डीएम और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वो छठ महापर्व के आयोजन को लेकर गंगा घाट पर तैयारी अपनी पूरी करे और गंगा घाटों की साफ सफाई के साथ साथ वहां बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। बिहार में कोरोना के मिले 800 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 819 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,21,811 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 22, अरवल में 5, औरंगाबाद में 6, बांका में 10, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 7, भोजपुर में 3, बक्सर में 6, दरभंगा में 30, पूर्वी चंपारण में 17, गया में 57, गोपालगंज में 17, जमुई में 9, जहानाबाद में 20, कैमूर में 8, कटिहार में 5, किशनगंज में 9, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 12, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 49, नवादा में 23, पटना में 262, पूर्णिया में 17, रोहतास में 8, सहरसा में 34, समस्तीपुर में 9, सारण में 12, शेखपुरा में 17, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 15, सिवान में 11, सुपौल में 6, वैशाली में 10, पश्चिम चंपारण में 13 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बिहार में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 6,763 पर पहुंच गई है। वहीं 1136 लोगों की जान जा चुकी है। दरभंगा एयरपोर्ट से आज भरी जाएगी पहली उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट का विद्यापति टर्मिनल अब बनकर तैयार हो चुका है। वहीं आज से यहां से विमानों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आज से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 5 नवंबर को उड़ान को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट में एयरफोर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक अहम बैठक करवाई गई, जिसमें तमाम तरह के बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, यात्रियों के सामानों को हवाई जहाज पर चढ़ाने के लिए और उपयुक्त होने वाले उपकरण को विमान में पहुंचाने से एक दिन पहले ही दरभंगा पहुंचा दिया गया था। अब हर दिन चलाई जाएगी रांची पटना स्पेशल ट्रेन।
रेलवे ने रांची पटना के बीच हर दिन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जो लोग त्योहारों के सीजन में अपने घर आना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुकिंग करवा सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन संख्या 02364 रांची पटना स्पेशल ट्रेन 10 से 30 नवंबर तक हर दिन चलाई जाएगी। आपको बता दें, यह ट्रेन रांची से दोपहर 2:25 पर खुलेगी, जिसके बाद यह ट्रेन मुरी, बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया स्टेशन पर रुकेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है, जिसकी शुरुआत साल 1661 में हुई। सिख धर्मगुरु हर रॉय ने आज ही के दिन साल 1661 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 1999 में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान आज ही के दिन स्थापित किया। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट का अवैध घोषित किया गया था। इसके साथ ही भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म आज ही के दिन साल 1920 में हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जन्म भी आज ही के दिन साल 1929 में हुआ था। इंजीनियरिंग छात्रों को एनआईटी पटना के छात्र बांट रहे हैं किताब। एनआईटी पटना के स्टूडेंट का एक समूह इंजीनियरिंग के छात्रों की मदद करने के लिए आगे आया है। किताबों से वंचित छात्रों की मदद के लिए एनआईटी पटना के छात्रों ने एक फेसबुक पेज बनाया है। इस कैंपेन के माध्यम से सीनियर बीटेक की किताबें लेकर वो जूनियर में बांटते हैं। आमतौर पर ऐसी मोटी महंगी किताबें यूं ही कबाड़ी वालों को बेच दी जाती थी, मगर अब ऐसी जरूरत छात्रों के काम आ रही है। इस कैंपेन से जुड़े सदस्य निरंजन कुमार ने बताया है कि इससे उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं और कई बार अभाव के कारण ही उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। विष्णुपद मंदिर में बीते दिन दिखी अनोखी शादी। गया जिले की दृष्टिबाधित पिंकी और महाराष्ट्र नागपुर के गोपाल ने विष्णुपद मंदिर में शादी की। विष्णुपद मंदिर में इन दोनों की शादी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाई गई। इसके साथ ही इनकी शादी के बाद ब्राह्मणों ने शादी के मंडप में गणेश आवाहन, पंचदेवता आवाहन के साथ नए दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, इस शादी की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि पिंकी का दूल्हा गोपाल 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने के लिए गया से 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र नागपुर से चलकर पहुंचा था। शादी के समय दोनों ही दिव्यांग काफी प्रसन्न नजर आए। मधुबनी के बेनीपट्टी के उम्मीदवार नीरज झा की गई जान। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान बीते दिन संपन्न करवाए गए। इसी बीच मधुबनी के बेनीपट्टी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें, नीरज झा कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद ही उन्हें कई दिनों से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको ये भी बता दें कि उनका इलाज पटना एम्स में करवाया जा रहा था। नीरज झा के गुजर जाने के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि नीरज झा जदयू से जुड़े थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया था। शादी समारोह की तरह सजा कई आदर्श मतदान केंद्र। बिहार में आखिरी चरण के तहत बीते दिन मतदान की प्रक्रिया पूरी करवा दी गई है। वहीं किशनगंज में चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए कई जिलों में आदर्श बूथ को शादी समारोह की तरह सजाया गया था। आलम तो ऐसा था कि अगर इन आदर्श मतदान केंद्रों के बाहर ये ना लिखा जाए कि यहाँ मतदान करवाए जा रहे हैं तो कोई भी धोखा खा जाए। इतना ही नहीं, कई बूथों पर तो खेलने कूदने की व्यवस्था भी की गई थी। इस तरह के मतदान केंद्रों से आम नागरिक काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट नजर आए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को उपकरण पर मिलेगी सब्सिडी। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करती आई है। वहीं सरकार ने किसानों को उपकरण के लिए साथ ही सिंचाई की पूरी व्यवस्था देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना को सरकार ने मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करने के लिए और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए किया है। मानसून की बारिश कम होने से उपज अच्छी तरह नहीं हो पाती, जिसका असर किसानों पर पड़ता है। इस योजना के तहत आपको केंद्र की तरफ से 75% अनुदान मिलेगा, साथ ही राज्य सरकार 25% खर्च वहन करेगी। इस योजना के लिए सभी किसान pmksy.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने तेजस्वी और चिराग को बकैती नहीं करने की दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी पुष्पम प्रिया चौधरी ने तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के बाद तेजस्वी और चिराग पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव और लोजपा नेता चिराग पासवान को अपना राजनीतिक करियर जमीनी स्तर से शुरू करने की जरूरत है। सिर्फ बकैती करने से बिहार में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इतना ही नहीं, मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी को जीत मिल रही है। बिहार को बदलने की पुरजोर कोशिश रहेगी हमारी। हर वर्ग और समुदाय का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है।
राजद उम्मीदवार के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। भले ही बीते दिन चुनाव खत्म हो गए हैं, मगर कई उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ गई है। इसी क्रम में जोकीहाट से उम्मीदवार सरफराज की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जानकारों की माने तो सरफराज बीते दिन लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने पहुंचे थे। हालांकि बूथ पहुंचते ही उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार राजद उम्मीदवार अपने बूथ पर पार्टी का सिंबल लगाकर देखे गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए राजद उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें कि साल 2018 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में सरफराज आलम चुनाव जीतकर सांसद बने थे। हाथ में वोटर कार्ड लिए लोगों ने किया वोट का बहिष्कार। बीते दिन विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान करवाया जा रहा था। वहीं बीते दिन मतदान के दौरान कई जगहों पर लोगों ने इसका अनोखे अंदाज में बहिष्कार किया, जिसके तहत अररिया के विधानसभा क्षेत्र में हाथों में वोटर कार्ड लेकर लोगों ने मतदान के बहिष्कार की हुंकार भरी। स्थानीय लोगों की माने तो पुल की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। उधर कटिहार में कदवा प्रखंड के मतदान पर 14 बूथों पर वोट का बहिष्कार ग्रामीणों ने कर दिया। लोग झौवा और मीनापुर में रेलवे पर संपार फाटक की मांग कर लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसके साथ ही सुपौल के पीपरा क्षेत्र के दुवियाही स्थित दुलारी टोले के लोगों ने सड़क की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही मोतिहारी में सुगौली विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 148 का बड़वा गया के लोगों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण मतदान का बहिष्कार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के नेता संजय राउत ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। अपने बयान के लिए संजय राउत चौतरफा घिरते आए हैं। वहीं अब एक बार फिर से संजय राउत के बयान ने चर्चा के बाजार गर्म कर दिए हैं, जिसके तहत शिवसेना नेता संजय राउत ने अभी से ही बिहार में एनडीए की हार को तय मान लिया है। अंतिम चरण के चुनाव के दौरान संजय राउत ने बीते दिन फिर से अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा कि इस चुनाव में एनडीए की हार तय है। जब मुखिया ही अपना अंतिम चुनाव की बात कह चुके हैं तो जनता भी अब उनकी विदाई का मन बना चुकी है। इस बार विधानसभा सीटों के परिणाम आने में हो सकती है देरी। बिहार विधानसभा चुनाव का अंत हो चुका है, वहीं अब बस मतगणना की बारी है, जिसके बाद अब सबको बस 10 नवंबर का इंतजार है। उसी दिन यह पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार आएगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होंगे। हालांकि कोरोना के कारण यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चुनाव परिणाम में देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। बताया गया है कि आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सख्त सुरक्षा की व्यवस्था की है। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। हज यात्रा जाने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। हज यात्रा जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद बीते दिन से इच्छुक यात्री अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तय की गई है। वहीं हज यात्रा जाने के इच्छुक यात्री के लिए हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर फॉर्म का प्रारूप अपलोड कर दिया गया है। गौर करने की बात यह है कि कोरोना के कारण पहले इस यात्रा को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन साल 2021 की हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई। हालांकि यात्रियों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। शहनाज गिल ने लाइव आकर अपनी सगाई को लेकर बताई अहम बात। बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने बिग बॉस के घर में रहते हुए काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अभी भी शहनाज काफी सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में शहनाज ने सलमान खान की फिल्म का गाना दिल दिया गल्ला का कवर वर्जन भी गाया था, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सराहा भी गया है। वहीं अब शहनाज के लिए अपनी सगाई को लेकर चुप्पी तोड़ी है। शहनाज गिल ने हाल ही में सिंगर अर्जुन कानूनगो के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। इस दौरान अर्जुन ने सना से पूछा कि आपकी सगाई कब हो रही है, जिस पर शहनाज ने कहा मेरी नहीं होगी यार, मेरी ऐसी किस्मत कहां। शहनाज के इस बात को सुनकर अर्जुन हंसने लगते हैं। रोहित शर्मा पर भड़के भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर। भारत के पूर्व कप्तान और चीफ सेलेक्टर रह चुके दिलीप वेंगसरकर ने रोहित शर्मा पर नाराजगी व्यक्त की है। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरे रोहित शर्मा को देखकर वो उन पर खूब बरसे। रोहित हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनको ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया था। रोहित मुंबई इंडियन की टीम में 3 मैच के बाद लौटे थे और उन्होंने मैच खत्म होने के बाद कहा था कि वो पूरी तरह से फिट है, जिस पर दिलीप वेंगसरकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह दिलचस्प है कि रोहित शर्मा, जो कि टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, जिनको कुछ दिनों पहले ही टीम इंडिया के फिजियो द्वारा ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए अनफिट घोषित किया गया है, जिसके चलते उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है, वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और कप्तानी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उनके लिए देश से ज्यादा जरूरी आईपीएल है।
बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पड़े कुल मिलाकर 57.91% वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान बीते दिन करवा दिया गया है, जिसमें 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में 1094 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिया गया है, जिसके बाद पश्चिम चंपारण में 56.02%, पूर्वी चंपारण में 57.16%, सीतामढ़ी में 55.84%, मधेपुरा में 56.36%, सुपौल में 61.19%, अररिया में 54.58%, किशनगंज में 62.55%, पूर्णिया में 59.25%, कटिहार में कुल मिलाकर 61.57% वोट पड़े। इसके साथ ही मधेपुरा में 59%, सहरसा में 60.20%, दरभंगा में 54.91%, मुजफ्फरपुर में 57.57%, वैशाली में 52.68%, समस्तीपुर में 58.15% वोट पड़े हैं। पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड हुआ लॉन्च। कुछ दिनों पहले पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद अब पेटीएम ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग फायदे भी यूजर को दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, कंपनी में 2 वेरिएंट है जिसमें क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत पहला पेटीएम एसबीआई और दूसरा पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्टिव, दोनों ही वीजा कार्ड होंगे। आप पेटीएम के ऐप से इन्हें पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट लेने पर आपको पेटीएम फर्स्ट की फ्री मेंबरशिप मिलेगी और 750 रुपए का कैशबैक भी साथ में मिलेगा। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो आपको पेटीएम पर मूवी टिकट्स, पेटीएम मॉल शॉपिंग और टिकट ट्रैवल पर 5% कैशबैक भी मिलेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,810 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,810 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शिवशंकर कुमार, जय जितेंद्र, विक्की कुमार, ओमकार सिंह, रिंकी निराली, ब्रजेश तिवारी, यो जी, सोनू कुमार, एसजीएस एंटरटेनमेंट, बम कुमार, सोनू यादव, सूर्या सिंह, दिलखुश कुमार यादव जी, सुजीत कुमार, अमरेश चौधरी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, विनोद कुमार मंडल, मोहम्मद शहजाद अकील। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार तीनों चरणों के मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद किसका पलड़ा बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।